Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about the most important MCQs of Contract Act. This is part 2 of the video. Part 1 में भी हमने Contract Act की कुछ provisions को जाना था, MCQs किए थे with explanation और इस सेशन में भी हम यही करने वाले हैं। आज हम बहुत ज़्यादा बेसिक में चलेंगे, हम स्टार्टिंग से बात करेंगे आज के सेशन में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कौन प्रपोज करता है चीज को, कौन एक्सेप्ट करता है, इन सब बातों के बारे में एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हमारा स्टडी आईक्यू आपके लिए एमपीपीसीएस जुडिशरी के लिए मॉक टेस्ट लेकर आया है और आपके पास 7 मॉक टेस्ट आर अवेलेबल और प्राइस जो है उसका बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है। तो आपको ये जो मॉक टेस्ट है आपकी तैयारी में आपको बहुत बूस्ट अप करने वाले हैं, बिकॉज हमेशा जब भी ये टेस्ट सीरीज जो होती है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए, बिकॉज वो आपको एक तरह से रूबरू करवा देती है एग्जाम के साथ कि इस तरह का एग्जाम आएगा, इस तरह का पैटर्न होगा और आप बिल्कुल भी स्ट्रेंजर नहीं होते एग्जाम के साथ, राइट। तो हमारी स्टडी आईक्यू भी आपके लिए प्रॉपर टेस्ट सीरीज लेकर आई है। अब बात करें कि यू गाइस कैन कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और लिंक्डइन। आपको पीडीएफ जो है मेरे सेशन की वो आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, राइट। कोई भी आपको लॉ से रिलेटेड क्वेरी है, करियर पर्सपेक्टिव से रिलेटेड टू लॉ, इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो थ्रू दीज मीडियाज। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बात करता है हमारा पहला क्वेश्चन, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द एंड पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन है पर्सन, जो पर्सन प्रपोजल कर रहा है, प्रपोज कर रहा है वो कौन है, और जो पर्सन एक्सेप्ट करता है उस प्रपोजल को वो कौन है। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, प्लीज मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रपोजर प्रपोजी, प्रोमिसर प्रोमिजी प्रोमिजर, प्रोमिसर प्रोमिसी और प्रपोजी प्रपोजर। चलिए इसका मुझे आंसर दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज लेट मी नो। ए बी सी डी, व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बन जाता है सी ऑप्शन, दैट इज प्रोमिसर और प्रोमिसी, ठीक है। अब हम बात करते हैं जिससे हमारा सेक्शन 2A है ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, किस बारे में बात करता है। इस ये बात करता है, देखिए हमारा सेक्शन 2 है ना वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, एंड वो जो सेक्शन है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बहुत ही ज्यादा मेजरली इंपॉर्टेंट सेक्शन है डेफिनेशन पार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, बिकॉज इसमें बहुत डेप्थ में चीजें हमको एनालाइज होती हैं, राइट। तो देखिए हमारे को बताया गया है इस सेक्शन में कि प्रपोजल क्या होता है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखते हैं क्या कहता है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सिटेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। कोई भी पर्सन आपके पास आया और आपको वो चाहता है कि आप ये काम कीजिए या फिर आप ये काम नहीं कीजिए, मतलब कोई पर्सन आपके पास आया कि ये जो पेन है वो आप रखिए, तो वो कह रहा है कि आप ये काम कीजिए, या फिर वो आपके पास आया कि ये पेन आप नहीं रखिए, ठीक है। तो उसकी एक विलिंगनेस है और वो आपसे क्या चाह रहा है, आपका एसेंट चाह रहा है। ऐसा नहीं है जबरदस्ती आपको थमा दिया कि ये लो पेन, या फिर जबरदस्ती आपको कह रहा है कि मुझे ये पेन दो, ऐसा नहीं है। आपकी एसेंट भी उस चीज में चाह रहा है, तो वो पर्सन क्या कर रहा है, आपको प्रपोज कर रहा है कुछ चीज, प्रपोजल होती है वो बात, और सेक्शन 2A में बताई गई है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। वही वही बताया गया है, और इसी प्रपोजल को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए, ए पर्सन ने प्रपोजल किया और बी पर्सन ने उसको एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। और ये हमारा सेक्शन 2B में बोला गया है। एक पर्सन ने, ये मैंने पेन का एग्जांपल दिया कि हाँ कि ये पेन आप प्लीज रख लीजिए, एसेंट मांगा उनका और उन्होंने ये पेन रख लिया, मतलब ये एक्सेप्ट किया चीज को, तो ये एक तरह से प्रॉमिस हो गया कि हाँ मैं ये पेन रखूंगा, राइट, मान लिया उन्होंने ये बात, प्रॉमिस हो गया। अब प्रॉमिसर प्रॉमिसी, जिसने प्रॉमिस किया वो प्रॉमिसर हुआ, जिसने एक्सेप्ट किया उस प्रपोजल को, जिसने प्रपोजल किया वो हो गया प्रॉमिसर, और जिसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया वो हो गया प्रॉमिजी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बन जाता है, बेसिक, बिल्कुल आराम से चलेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स इज, कोई भी है, कोई भी एग्रीमेंट है जो किसी दूसरे पर्सन, कोई दूसरा पर्सन है और वो क्या कर सकता है, उस पे आपने उसको चॉइस दे दिया कि आपकी मर्जी है इस कॉन्ट्रैक्ट को हम निभाएं या फिर ना निभाएं,
ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे चलाना है या फिर नहीं चलाना है, दिस इज योर कंसेंट, आपके पास चॉइस है। ऐसे टाइप के एग्रीमेंट को क्या कहा जाता है? क्या वो कॉन्ट्रैक्ट है प्रॉपर? क्या वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है? क्या वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है या फिर वॉइड अवॉइड कॉन्ट्रैक्ट? यहाँ पे थर्ड और जो फोर्थ ऑप्शन सेम हो गई है। आप मुझे इसका आंसर दीजिए, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब थर्ड और फोर्थ सेम है। उसके बाद में हम प्रॉपर बात करेंगे कि वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पर ऑप्शंस में आया है तो ये क्या है। बहुत बच्चों को इसी में ही कंफ्यूजन रहती है कि वॉइड और वॉइडेबल मतलब क्या, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब हुआ। इसको हम बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे। पहले मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए आपसे। किसी दूसरे के पास ऑप्शन दे दी गई है कि आपकी मर्जी है ए और बी। अब मैं एग्जाम्पल दूंगी तो आपको पूरा पता लग जाएगा, बट एक ओवरव्यू का एग्जाम्पल देती हूँ। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया और लॉ यहाँ पर क्या कहती है कि बी, आपके पास ये ऑप्शन है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को चलाना है आगे कि नहीं चलाना है। अगर आप मना कर देते हो ठीक है, अगर आप हाँ कर देते हो तो सही बात है। ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है जनाब? ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को कहा जाता है बी ऑप्शन, दैट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अब क्या है ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है? चलिए आते हैं। void contract का मीनिंग, द टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी इन्फोर्सिएबल इज कॉल्ड void कॉन्ट्रैक्ट, कि जिसको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। ठीक है, voidable कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा गया कि दूसरे पर्सन के पास ऑप्शन है कि आप इसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। लेकिन void कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा गया कि नहीं जनाब, किसी के पास भी ऑप्शन नहीं है कि इसको इन्फोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन 2 क्लॉज जे में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी गई है और सेक्शन 2 क्लॉज आई में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। एक एग्जाम्पल लेंगे उसके बाद में आपको समझ जाएगा। अब देखिए, कोई एक ए पर्सन है। ए पर्सन ने कहा कि मैं 1 महीने के बाद जो है अपना डॉग डॉग बना दी जाए क्या, मतलब पार्डन फॉर माय ड्राइंग स्किल्स, पर ठीक है, कि ए पर्सन ने कहा कि मैं अपना डॉग आपको 1 महीने के बाद दूंगा, राइट। ठीक है, बेच रहा हूँ। बी पर्सन भी मान गए, इनका प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बट ये जो डॉग है वो उनकी डेथ हो जाती है विद इन 1 मंथ। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे इन्फोर्स किया जा सकता है? पहले तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स किया जा सकता था, लेकिन अब जब इसकी डेथ हो गई तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स ही नहीं किया जा सकता ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट अब क्या हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट हो गई कि अब इसको इन्फोर्स कर ही नहीं सकते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसको अब नहीं किया जा सकता। वॉइड मतलब कि माना ही नहीं जाएगा, राइट, कि इसको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। वहीं आ जाइए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या मतलब, एक ए पर्सन है, उन्होंने कहा कि तुम अपने घर के प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मारूंगा, या फिर उनको बहुत डराया धमकाया। अब इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ ए और बी पर्सन के बीच में। ए पर्सन ने ये बी पर्सन को कहा कि मैं तुमको जान से मारूंगा या फिर मैं तुम्हारे किसी नोन में किसी को मारूंगा, ये सब कुछ करूंगा। आप क्या कीजिए, अपने घर के जो पेपर्स हैं वो मेरे नाम कीजिए, राइट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर ये हम आगे बात करेंगे कि ये जो प्रैक्टिस हुई है ये क्या होती है, राइट। तो बी, यहाँ पर बी के पास ऑप्शन है कि वो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाए बाद में कि नहीं निभाए। आपके पास है, आपको डराया धमकाया है। आप अगर बोलोगे कि मुझे ये, अगर आप लॉ के पास जाते हो या फिर लॉ आपको ये बोलता है कि अगर आपको ये कॉन्ट्रैक्ट निभाना है ठीक है निभाओ, लेकिन अगर आपको नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट निभाना है तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, आप मना कर दो, ये कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं मानेंगे। ऐसे टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, कि एक बंदे की ऑप्शन है, आपने निभाना है, ओके ठीक है, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट को हम निभाएंगे। नेचर देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड वॉइड के बारे में बट सब्सिक्वेंटली बिकम्स इनवैलिड। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल देखा था कि पहले तो वैलिड था बिल्कुल, कि जब डॉग जो था दूसरा पर्सन परचेज कर रहा था, लेकिन इनवैलिड कब हो गया? जब डॉग की डेथ हो गई। यहाँ पर द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड अंटिल द पार्टी हुज कंसेंट इज नॉट फ्री डज नॉट रिवोक्स इट। यहाँ पर बी का कोई कंसेंट था क्या? नहीं था ना, उसको तो डराया धमकाया गया है। अब अगर वो रिवोक करना चाहता है इस कॉन्ट्रैक्ट को करिए, नहीं करने चाहता तो नहीं कीजिए। रीजन सब्सिक्वेंटली इलेगिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्ट विच इज टू बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर। यहाँ पर भी ये हुआ कि इम्पॉसिबल ही हो गया इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाना, या फिर कुछ इलीगल भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर दो। एक पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि मैं आपको ये घर दूंगा,
बेचूंगा। लेकिन उसके बाद में ये तो नॉर्मल लीगल है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बाद में आपने इसके साथ में क्या कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि अब ये जो घर में आपको बेच रहा हूँ ना, इसमें आप ड्रग्स वगैरह सेल आउट कर देना घर में, ठीक है, कहीं वैसे अंदर सी जगह में घर ना है, इसमें ड्रग सेल आउट कर देना। ये क्या इन्फोर्सिबल बाय लॉ होगा? नहीं। तो ये क्या हो जाते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। वॉइडेबल इफ द कंसेंट ऑफ पार्टी इज नॉट इंडिपेंडेंट। हम कंसेंट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमने तभी तो क्वेश्चन को इस तरह से करना है कि सब कुछ समझ में आ जाए, विद एक्सप्लेनेशन हर चीज होगी। तो कॉन्सेंट जो है हम अच्छे से बात भी करेंगे, तो जहां पे पार्टी का जो कंसेंट फ्री नहीं है वहां पर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। राइट्स टू पार्टी, यहाँ पर अब किसी के पास भी राइट नहीं आएगा अगर बिल्कुल ही इलीगल है, या फिर अगर आपका इम्पॉसिबल हो जाता है, किसके पास राइट आया? लेकिन यहाँ पर राइट अग्रीव्ड पार्टी के साथ पास तो आएगा ना, तो ये बात होती है। सूट फॉर डैमेजेस, यहाँ पर कोई भी नहीं कर सकता कि मुझे डैमेज हुआ है, नहीं, बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीव्ड पार्टी जिनका कंसेंट इस तरह से लिया गया है वो क्या कर सकती है? वो सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकती है, राइट? तो आई होप आपको ये वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए, दैट इज व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट। व्हाट इज कम्युनिकेशन? मतलब जब ए पर्सन ने बी पर्सन को कहा कि मुझे आपका घर खरीदना है, ये एक तरह से कम्युनिकेट किया। अब ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो गई? क्वेश्चन आपसे ये बात कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं। when it do not comes to the knowledge of the person to whom it is made, मतलब जब इसकी नॉलेज में ही नहीं ये बात आई तब क्या कंप्लीट हो जाएगी? when it comes to the knowledge of another person that some communication was made to the concerned person, when it comes to the knowledge of person to whom it is not made, when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। चलिए मुझे इसका आंसर बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके सामने, मुझे तो इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट चाहिए। इज इट ए, इज इट बी, इज इट सी और इज इट डी ऑप्शन? चलिए, जस्ट लेट मी नो द आंसर प्लीज। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट, कब कम्युनिकेशन जो प्रपोजल है वो कंप्लीट हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर ही है, डी ऑप्शन। When it comes to the knowledge of person to whom it is made, जब ये बात बी को पता चल जाएगी तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी एक तरीके से। ए ने कहा मुझे आपका घर खरीदना है, बी को जब ये बात पता चल गई तो एक तरह से ये कम्युनिकेशन जो प्रपोजल की कम्युनिकेशन है वो तो कंप्लीट हो गई ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाता है? डी ऑप्शन, राइट? तो आप बोलोगे कि इतनी डेप्थ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बातें होती हैं? जी जनाब, इतनी डेप्थ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बातें होती हैं, बी इट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट लॉ में इतनी डेप्थ में बातें होती है। तभी लॉयर्स होते हैं जो उनको पता होता है बहुत ज्यादा चीजें, तभी कहते हैं ना कि लॉ कभी भी खत्म नहीं हो सकती, बिकॉज इतनी डेप्थ में बातें होती हैं, इसकी पढ़ाई कभी खत्म हो ही नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कोएर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, द एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब आपका कंसेंट कैसे लिया गया? कोएर्शन से लिया गया, फ्रॉड से लिया गया, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन से हुआ होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा? voidable at the option of the party whose consent was so caused, illegal depends upon the circumstances of the case, void। अभी सिर्फ एक क्वेश्चन, उसके बाद एक एक चीज को एनालाइज करेंगे, क्योंकि अगर मैंने बता दिया, क्योंकि हमने अभी पहले ही जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमने इस बारे में बात की थी, लेकिन अब इसमें प्रॉपर बहुत डेप्थ में चीज जा रही है। अब मुझे इसका आंसर चाहिए कि अगर आपके कोई भी ए पर्सन है वो बी पर्सन के साथ क्या कर रहे हैं? कोएर्शन कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन होके उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी? बी की ऑप्शन से वो वॉइडेबल होगा, या फिर इलीगल होगा, या फिर सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे केस के, या फिर वॉइड होगा। ए बी सी डी में से मुझे कौन सा आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? वॉइड और वॉइडेबल का हमने डिफरेंस अभी देख लिया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा उसका जो भी डिफरेंस है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है गाइस। वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज, कि जिसका भी कंसेंट इस तरह से लिया गया वो वॉइडेबल हो जाएगा, राइट? तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाइए, अब इसका हमको एनालाइज करना है, इसका किस तरह से एनालाइज करना है, इसका ए ऑप्शन ठीक था, आई एम सॉरी। चलिए इसका बात करते हैं प्रॉपर एक एक्ट में, जिस तरह से भी हमारी बातें हुई हैं। एक्ट में हमारा कंसेंट की डेफिनेशन दी गई, कंसेंट के बारे में बताया गया है सेक्शन 13 में। और क्या कहा गया है, एक जनरली बात करो, कंसेंट कंसेंट क्या होता है कि कोई भी पर्सन, दो पार्टीज है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो उनका कंसेंट है उसमें, मतलब वो सेम सेंस में उस बात को समझ रही हैं और एक ही चीज को
एक क्लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और उसमें अलग अलग क्लॉज है, तो उसमें एक क्लॉज आर्बिट्रेशन वाला है कि अगर दोनों में लड़ाई हो जाएगी तो हम पहले कोर्ट में नहीं जाएंगे सिविल में, हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। ठीक है, एक ये क्लॉज बताया गया। तो दोनों, अब ए पार्टी भी और बी पार्टी भी इस बात को यही समझ रही है कि उसको पता है, उनका ऑब्जेक्ट भी सेम है कि हाँ लड़ाई अगर होगी तो हमको क्या करना है, हमको आर्बिट्रेशन में जाना है, और समझ भी ये बात ही रही है। तो सेम सेंस में काम अगर कर रही हैं तो ये होता है कंसेंट सेक्शन 13। सेक्शन 14 फ्री कंसेंट के बारे में बात करता है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेंट एंड फ्री कंसेंट? फ्री कंसेंट हमारे सेक्शन 14 में बताया गया है कि कोई भी ऐसा कंसेंट जिसमें क्या नहीं है, जिसमें कोएर्शन नहीं है, फ्रॉड नहीं है, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, ऐसे टाइप के जो भी कंसेंट अगर होगा उसमें वो फ्री कंसेंट होगा। ठीक है, अब ये वर्ड भारी भारी हैवी हैवी वर्ड जो है, कोएर्शन क्या होता है, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन तो आपने सुना ही होगा, इनके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होता है। और सेक्शन 19 में वॉइडेबिलिटी बताई गई है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोएर्शन हुआ है, फ्रॉड हुई है, मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है आपके साथ, तो वो वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द अदर पार्टी। हमने देख लिया कि वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी का मतलब क्या होता है। अब जान लेते हैं कोएर्शन क्या होता है। कोएर्शन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वही डराने धमकाने वाला, कि आपको कोई डरा धमका के आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज कोएर्शन। फ्रॉड, कि आप एक ए पर्सन है, उनका इंटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है ये वाला वर्ड जो जो होता है इंटेंशन, उनका इंटेंशन है फ्रॉड करने का, और वो बी पर्सन को बोल रहे हैं कि आप जो मेरा जो ये हॉर्स है वो परचेज कर लीजिए। ठीक है, और ये हॉर्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़िया दौड़ता है, आपको तो रेस में क्या करेगा, ये जीत दिला देगा। ये बात हुई यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर ए को पता था कि मेरे घोड़े की तो जो दो टांगे हैं आगे की वो बिल्कुल भी काम नहीं करती। ठीक है, लेकिन तब भी क्या किया उन्होंने, रिप्रेजेंट किया ऐसा कि जो ऐसी बात रिप्रेजेंट की जो सही नहीं थी, करेक्ट नहीं थी, और उनको पता था कि ये झूठ है, लेकिन उन्होंने क्या इसको रिप्रेजेंट किया कि नहीं नहीं ये सच है, आपका दौड़ेगा घोड़ा। तो ये क्या हो गया, फ्रॉड हो गया। सेक्शन 17 मिस रिप्रेजेंटेशन बात करता है। सेक्शन 18 मिस रिप्रेजेंटेशन में भी यही है कि आप कोई बात बता रहे हो जो करेक्ट नहीं है, बट डिफरेंस यहाँ पे फ्रॉड के साथ क्या आ जाता है कि आपको खुद भी वो बात पता नहीं। ठीक है, आपने वही ये हॉर्स वाला एग्जाम्पल लेते हैं, आपने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मेरा घोड़ा जो है आप ले लीजिए, परचेज कीजिए, ये जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा दौड़ता है, आप इस हॉर्स को परचेज कीजिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो हॉर्स है बीच में मीनवाइल उससे पहले ही क्या होगा, बहुत बीमार हो गया होगा, उसकी इतनी हालत ही नहीं होगी अब तो, मतलब डेथ बेड पे होगा इवन। ठीक है, तो ये बात ना ए को पता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर इंटेंशन नहीं था ए का डिसीव करने का, उनको धोखा देने का, बी को नहीं था इंटेंशन, वो तो अब कुछ हो गया गलत। ठीक है, वो उन्होंने तो स्टेटमेंट ये रखी थी कि वो बढ़िया दौड़ेगा, लेकिन वहां पे तो वो बेचारा बीमार बैठा है, पता ही नहीं कब उनकी डेथ हो जाए। इस तरह से ये काम होता है। तो कोएर्शन ये होता है, ओवरव्यू सा बात किया है, अगर हम डेप्थ में भी चले गए तब तो बस इसी सेक्शन में हम इसी क्वेश्चन में रह जाएंगे। तो ओवरव्यू आपको बता दिया, कोएर्शन क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है। सेक्शन 19 अब बात करता है, जो हमने क्वेश्चन देखा, वॉइडेबिलिटी। अगर ऐसे कुछ भी सिनेरियोज होते हैं तो यहाँ पर जो बी पार्टी है उसके पास ऑप्शन है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाना है आगे या फिर नहीं निभाना, तो वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज वेयर बोथ द पार्टीज टू एनी एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ द फैक्ट असेंशियल टू द एग्रीमेंट। इस ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि जब ए और बी दोनों ही पार्टी क्या है, दोनों ही पार्टी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट का जो बहुत ही असेंशियल पार्ट था वो दोनों ही उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन में है, उन दोनों को ही लग रहा है कि ये वाली चीज कुछ और ही है। अगर ऐसी कोई भी बात है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा। द कॉन्ट्रैक्ट कांट बी enforceable at law, the agreement is void, the agreement is not void। बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा, void या फिर नहीं है void या फिर voidable है, क्या है। अगर दोनों ही पार्टीज को मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है, कोई भी एक मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो उनको लग रहा है कि ये तो कुछ और ही था और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बताइए मुझे, मतलब इस एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट कोई किया कि ए जो है बी से 40 जो है 40 किलोग्राम क्या लेंगे, चावल लेंगे, 40 केजीज चावल लेंगे, ये उनका एक आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। लेकिन
बी को ये बात पता नहीं है कि उनके जो जो जहां से चावल आते हैं वो नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ना ये बात ए को पता है, ना ये बात बी को पता है, और इनको लग रहा है कि हाँ जी जो चावल है वो आ चुके हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन और एसेंशियल बात है ये तो, और उनको फैक्ट की मिस रिप्रेजेंटेशन है कि शायद ये आ चुके हैं, मिस रिप्रेजेंटेशन, और ए को भी ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों ही पार्टी को एसेंशियल फैक्टर नहीं पता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, बताइए मुझे इसका आंसर। तो गाइज इसका आंसर बन जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, बिकॉज दोनों ही पार्टीज को एक असेंशियल बात जो है वो नहीं पता, मिस्टेक ऑफ फैक्ट उनको हो गया है, तो ये हो जाएगा वॉइड। सेक्शन 20 इस बारे में बात करता है, ठीक है, सेक्शन 20 ये बारे में बात करता है कि ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, एक एग्जाम्पल आपके सामने रख दिया है। ओवर अ कप ऑफ कॉफी इन अ रेस्टोरेंट, एक्स invites Y to dinner at his house on Sunday. Y hires a taxi and reaches X house at the appointed time. But X failed to perform his promise. Can Y recover any damages from X? यहाँ पर क्या हुआ, एक्स भैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से वाई को बुलाया अपने घर संडे के लिए कि चलिए डिनर करते हैं अच्छे से, आप वाई मेरे घर पे आइएगा संडे को। एक्स ने बढ़िया क्या किया, एक्स को भी खुशी हो गई कि चलो अच्छा मेरे को डिनर मिलेगा, बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा, मैं तो जाऊंगा वाई के घर संडे को, बढ़िया अच्छा अच्छा संडे फंडे बन जाएगा। बट एक्स ने बढ़िया टैक्सी की यहाँ पे, ठीक है, एक्स ने नहीं, सॉरी वाई ने, एक्स ने इनवाइट किया था ना, तो वाई ने टैक्सी की बढ़िया यहाँ पे, और ये संडे को पहुंच गए एक्स के पास जो भी इनका अपॉइंटेड टाइम था। लेकिन एक्स क्या थे, एक्स ने यहाँ पर लगाया हुआ था लॉक, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या वाई यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो मेरे को डैमेजेस हुए हैं, मतलब मैंने टैक्सी जो यहाँ पर की थी, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे टैक्सी यहाँ पर की थी, मैंने यहाँ पर जो भी पैसा लगाया है वो मुझे वापस कीजिए, जो डैमेजेस है मुझे दीजिए, बताइए, ठीक है, क्या ये रिकवर कर सकते हैं अपने डैमेजेस यहाँ से? हाँ जी। तो इसका मुझे आंसर बताइए क्या होगा। yes as y has suffered, no as the intention was not create legal relationship, either a or b, none of these। अब यहाँ पर क्या वो रिकवर कर सकते हैं कि yes y ने सफर किया, टैक्सी बेचारे ने बुक की, अब उसने सफर किया, या फिर इंटेंशन जो था उनका लीगल रिलेशनशिप यहाँ पर कॉज करने का बिल्कुल भी नहीं था, either a और b और none of these। चलिए मुझे इसका आंसर दीजिए, चलिए जो इसका आंसर है वो बन जाता है बंधु बी ऑप्शन, कि यस कि जो वाई का जो, तो इन दोनों का आपस में कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का कोई भी यहाँ पर क्या था, इंटेंशन ही नहीं था, तो इसलिए ये क्या हो जाता है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। एज द इंटेंशन वॉज नॉट लीगल रिलेशनशिप नहीं था क्रिएट करने का, बस आपस में बात हुई। अब ऐसे तो मैं भी बोल दूं कि मुझे आपके घर जाना है और मैं टैक्सी लेके पहुंच जाऊं वहां पे, और मैं क्या वहां पे ताला लगा हुआ, तो मैं क्या करूंगी, डैमेजेस रिकवर करूंगी क्या, नहीं ऐसा नहीं होता, राइट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन एक्सेप्टेंस ऑन टेलीफोन शुड बी, टेलीफोन पे कोई बात हुई है, एक्सेप्टेंस, अब देखियो प्रपोजल हमने देखा, एक पर्सन ने, ए पर्पस पर्सन ने प्रपोज किया कि सर मुझे आपका घर खरीदना है, और बी पर्सन क्या मान रहे हैं अगर ये बात कि ठीक है मैं आपको अपना घर जो है वो बेचूंगा। अब बताओ ये जो एक्सेप्टेंस हुई है, बी ने एक्सेप्ट किया ना इस बात को, तो ये अगर ये जो कॉन्वर्सेशन हुई थी वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन थी, आजकल वैसे भी टेलीफोन पे बहुत कुछ चलता है, तो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन अगर हुई थी तो क्या ये एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, हर्ड बाय द ऑफरर, ऑडिबल टू द ऑफरर, अंडरस्टूड बाय द ऑफरर, या फिर ऑल ऑफ द। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं है, प्लीज इसका आंसर मुझे अच्छे से बताना है, इसका बहुत ही इजी इजी आंसर है, ठीक है, एक बहुत लॉजिकल भी लगाएंगे तब भी इसका आंसर आपको पता होगा। तो यहां पर जो इसका आंसर आ जाता है वो आ जाता है डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, इसका आंसर आ जाता है डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे, राइट। हाँ जी, एन एक्सेप्टेंस ऑन टेलीफोन शुड बी हर्ड बाय द ऑफरर, ऑडिबल टू द ऑफरर, ऑब्वियसली सुना होना चाहिए ना। अब ये नहीं होना चाहिए एम आई ऑडिबल टू यू, एम आई ऑडिबल टू यू, और सुन नहीं रहा और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है हाँ जी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और एक और सुना ही नहीं, वो बात ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से सुना होना चाहिए, अंडरस्टूड होना चाहिए ये वाली बात, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है, आंसर डी ऑप्शन।
नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सी ऐसा पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट करने में कॉम्पिटेंट नहीं है। माइनर, माइनर माने 18 साल से नीचे का पर्सन, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अ पर्सन हु हैज बीन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय सम लॉ। लॉ ने बोला है कि आप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं ही कर सकते हो, या फिर अनसाउंड माइंड कि वो उनका माइंड जो है वो स्टेबल नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। चलिए मुझे इसका आंसर दीजिए, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। डेप्थ में इसकी बातें हैं बट एक्सप्लेन करेंगे चीजों को। तो इसका आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ दिस, राइट। इसका आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन। माइनर भी कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, अनसाउंड माइंड भी नहीं है, और जो भी पर्सन लॉ ने अगर जिसको बोल दिया कि आप तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो अब क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ठीक है। सेक्शन 11 हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात करता है कि कौन से ऐसे पर्सन है जो कॉम्पिटेंट है। हर पर्सन कॉम्पिटेंट है लॉ में कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर उसकी मेजॉरिटी, एज क्या है, मेजर है, मतलब माइनर नहीं है, तो यहां से निकालो, पॉइंट्स निकालने होते हैं। मेजर है मतलब माइनर अगर होगा तो कॉम्पिटेंट नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ विच ही सब्जेक्ट हु इज साउंड माइंड, साउंड माइंड का है मतलब जो अनसाउंड माइंड का होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने से उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है लॉ ने, तो ये भी क्या होगा, पर्सन कॉम्पिटेंट होगा। तो मतलब जिसको डिस्क्वालीफाई कर दिया वो क्या होगा, वो क्वालिफाई नहीं करता, वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने में, राइट। तो इस तरह से हमारे चीजें बनती है, एनालाइज करनी होती है, निकालने होते हैं सेक्शन से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, डी ऑप्शन, की ये सारे के सारे जो पर्सन हैं वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने में। ठीक है। चलिए, तो आई होप आप आज जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं आपको अच्छे से एनालाइज हो गया होगा, कंसेप्ट आपको इनका बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में बात की है। कोई भी आपको क्वेश्चन है तो प्लीज लेट मी नो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, प्लीज मुझे बताइए कि कुछ भी क्वेश्चन है लॉ से रिलेटेड, विल हियर फॉर यू। ठीक है। चलिए, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।